Hello everyone, I hope that you all doing well. Welcome to इकरा IAS Current Affairs channel. Do subscribe to the channel और सबको बोलिए बताइए कि हम डेली एक दिन करंट अफेयर्स कर रहे हैं और दूसरे दिन हिंदू एडिटोरियल्स और एनी अदर एडिटोरियल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स वी आर डूइंग इट सो दैट अदर स्टूडेंट्स विल टेक द बेनिफिट ऑफ इट. दिस इज मी सैयद शुजातुल्लाह प्रेजेंटिंग यू टुडेस लेक्चर. ओके, चलिए. ये एक्ट है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. ये 2-3 दिन से न्यूज़ में है. क्यों न्यूज़ में है? नागालैंड में एक इंसर्जेंसी इंफॉर्मेशन मिला. इंसर्जेंसी इंफॉर्मेशन इन द सेंस इज नागालैंड जो हमारा यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है. इसकी बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से भी है, इसकी बॉर्डर म्यांमार से भी है. रिमेंबर दिस पॉइंट. तो यहाँ पे नागालैंड के दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स है जो कि नागालैंड सेपरेट कंट्री चाहते हैं. दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स रेज हुए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और वो चाहते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स बोलो या आप मिलिटेंट ग्रुप बोलो, जो कि आर्म्स यूज़ करते हैं, जो कि आर्म्स. Okay, so they have got all the RDX, AK-47 etc. They have got arms. Okay, they want to make Nagaland as a separate country. तो इनका ये है, तो हम तो ये ऐसा होने नहीं देंगे, राइट. तो यहाँ पे ऐसे जो ग्रुप्स को कंटेन करने के लिए, ऐसे जिस ग्रुप्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, रिस्ट्रेन करने के लिए, सिविल सोसाइटी को भड़काने से बचाने के लिए आर्मी हैव बीन गिवन सम स्पेशल पावर्स. आर्मी हैज बीन गिवन सम स्पेशल पावर्स जिस थ्रू एक्ट कॉल्ड एज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. बट ये एक्ट बहुत सारे एक्सपर्ट बोले हैं ये एक डेक्रोरियन एक्ट है. डेक्रोरियन एक्ट है, ये एक नोटोरियस एक्ट है. इसका मिसयूज हो सकता है और ये मिसयूज से सिविलियंस की भी जान जा सकती है. ये बहुत अच्छा नहीं है एक्ट, ये निकाल देना चाहिए. दिस इज द दिस इज द व्हाट एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहता है. ओके, ये लोगों का, ये एक्सपर्ट का मानना है कि ये एक्ट नहीं होना चाहिए. तो एक हुआ क्या था नागालैंड में, हुआ क्या था? इंसर्जेंसी इन्फॉर्मेशन आई थी. इंसर्जेंसी इन्फॉर्मेशन इज नथिंग बट वही वो जो दो ग्रुप्स थे जो नागालैंड सेपरेट चाह रहे थे, उसमें से एक ग्रुप वैन में जा रहा था और वो ग्रुप में सिविलियंस भी थे. वो वैन में सिविलियंस भी थे. और जब आर्मी पीपल उनसे कन्फ्रंट करे कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो दे स्टार्टेड शॉटिंग ऑन आर्मी. बट थे तो वो सिविलियन ही. ओके, बट दे माइट गॉट इरिटेटेड हो गए थे शायद कि बात को पूछना क्या है, ये इंक्वायरी क्या है, मे बी. तो वैन में थे एंड दे डिड नॉट फॉलो द आर्मी ऑर्डर. आर्मी जब वहाँ पे बोल रही थी कि आप नीचे उतरिए, आप बताइए आप कौन है, क्योंकि उनको इंसर्जेंसी इन्फॉर्मेशन मिला था. एंड ऐसे लोगों को अपन अंदर घुसने नहीं दे सकते बिकॉज दैट विल डिस्टर्ब द टोटल पीस ऑल्सो इन द लोकेलिटी. तो वो लोग नहीं उतरे. सो आर्मी वाले स्टार्ट करती है फायरिंग. ओके, सो इसमें क्या हो गया? सिविलियंस आर किल्ड बाय अस्साम राइफल्स. अस्साम राइफल्स एक आर्मी की बटालियन है. इन्होंने ये इंसर्जेंसी के सस्पिशन में सिविलियंस को भी मार दिया है. ओके, एंड दिस ऑल हैपेंड इन द मॉन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है. ओके, काइंग ट्राइब. ये मैं सुबह में करंट अफेयर्स में कल यहाँ की 6 दिसंबर को मॉर्निंग में नागालैंड में इंपॉर्टेंट ट्राइब के बारे में डिस्कस करा हूँ. प्लीज डू वॉच दैट पर्टिकुलर लेक्चर, ऑल्सो इंपॉर्टेंट है. तो ये जो सिविलियंस के किलिंग की वजह से पूरा अप्रोर हो चुका है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे. और होम मिनिस्टर साहब अमित शाह भी ये गए हैं, बोले हैं कि इंक्वायरी बिठाएंगे एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ. भाई वॉट एवर इट इज़, सिविलियंस मारना बहुत बुरी बात है. क्योंकि किसी के घर का आदमी हो, किसी के घर के बूढ़े लोग हो, या किसी के घर के बच्चे रहो या वुमेन रहो, अगर आप बिना कुछ जस्टिफिकेशन के अगर आप या बिना वजह मार देते हैं, वो फैमिलीज पे कितना दबाव, कितना ट्रॉमा, कितना पैनिक पड़ता है, आप समझ सकते हैं, राइट. कि बेसिकली आपका कुछ है ही नहीं उसमें लेना देना, राइट. उसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है. आप एक नॉर्मल सिविलियन है, मे बी आप इरिटेटेड है, मे बी आप शाउट करें, बट आपके घर वाले कोई ऐसी ही बटालियन से मर गए, सो आपको अच्छा नहीं दिखा, राइट. सो दिस इज वॉट द अप्रोर. तो इतना बड़ा हुआ था. असम राइफल्स है क्या? ओके, असम राइफल्स इज इंडियाज ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स. मतलब कम्बैट करते हैं बॉर्डर पे. पैरामिलिट्री मीन्स दे विल फाइट एट द बॉर्डर ऑल्सो. Combat military force, they started which was constituted, or you can say that they were introduced in the 1835 by the British government. ओके, एंड दे वर कॉल्ड एज कच्चर लेवी. वो जो ब्रिटिश के टी प्लांटेशंस थे यहाँ पे असम में, अरुणाचल प्रदेश में, उनके जो टी प्लांटेशंस थे, और ये चाइना से भी इंडिया को बचाना था, तो जब ब्रिटिश एक स्पेशलाइज्ड फोर्स को रेस करे थे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कच्चर लेवी.
राइट नाउ इनका नाम है असम राइफल, वो नाम इनको 1917 में मिला है. Okay, since then the force has been guarding India's 1640 kilometers of long border with China. Besides, it also provide lot of logistic और ऑपरेशन सपोर्ट. आर्मी को हेल्प करते हैं, आने जाने के लिए, मूवमेंट के लिए हेल्प भी करते हैं. नॉट ओनली दैट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर बाउंड्री फ्रॉम चाइनीज एग्रेशन. चाइनीज का इंसर्जेंसी अगर अरुणाचल प्रदेश में होगा, यहाँ से कभी आ रहे हैं चाइनीज वाले घुस रहे हैं, आर्मी पीपल आ रहे हैं, तो अपने असम राइफल उनको कन्फ्रंट करते हैं. इनका रोल बहुत ज़्यादा है, एज सो मच सो दैट कि ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स है ये इनके अंडर आते हैं. ओके, और ये असम राइफल्स, दैट्स वाई, एंड दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस थ्रेटनिंग what aspects in the at the border. Okay, that's why Assam Rifles को बोलते हैं sentinels of northeast. Sentinels are nothing but checks and balances. ये इनके ऊपर निगाह रखते हैं. Sentinels नथिंग बट निगाह रखते हैं कि कहीं इंसर्जेंसी ना हो चाइना से इंडिया में या म्यांमार से इंडिया में, और ऐसे जो ग्रुप्स है नागालैंड में उनके वजह से. राइट, व्हाट इज NSCS? ओके, NSCN, and why it is banned? Yeah, it should come NSCN also. The National Socialist Council of Nagaland. Okay, National Socialist काउंसिल ऑफ नागालैंड एक्चुअली ये कब फॉर्म हुआ था? ये 1980 में फॉर्म हुआ था बाई इसाक चिसी, ओके, तुंगलेन मुविया एंड खापलांग. ये 3 लीडर्स थे इसके, ये 3 लीडर्स थे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के. ओके, दिस पर्टिकुलर ग्रुप वाज फॉर्म. पहले इंडिया का प्रॉब्लम हमेशा नागालैंड से भी था. रिसेंटली मैं मेरे करंट अफेयर्स में डिस्कस कर रहा था कि नागालैंड का पीस अकॉर्ड फिर से होने वाला है, राइट और रॉन्ग. और ये नागालैंड वाले चाह रहे हैं कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाह रहे हैं, सेपरेट व्हाट फ्लैग चाह रहे हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट अग्री नहीं कर रही है. सो दोनों में अभी भी तनाव बना हुआ है. तो खैर वो तो इनका चलते रहता हमेशा. ओके, सो अभी यहाँ पे क्या है, नागा नेशनल काउंसिल. ओके, नागा नेशनल काउंसिल, इनका भी वही डिमांड था एक ज़माने में, नागा नेशनल काउंसिल. फाइन, जस्ट ए सेकेंड. ओके, नागा नेशनल काउंसिल, ये एक नागालैंड में, ऑब्वियसली नागालैंड में एक पॉलिटिकल ग्रुप था. ये ग्रुप इंडियन गवर्नमेंट से एक अग्रीमेंट करा था जिसका नाम था शिलोंग अकॉर्ड. अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्ड नागालैंड को उनके स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, उनका फ्लैग एक्सेट्रा. और इंडिया में जो भी पार्लियामेंट्री लॉज पास होते हैं, ये लॉज तभी अप्लीकेबल होंगे जब नागालैंड की असेंबली पास करेंगे. सो एंड सो फोर्थ. इसमें बहुत सारे नागालैंड प्रो प्रोविजन थे. ओके, और थोड़े नहीं भी थे. ओके, तो नहीं भी थे, तो फिर नागा काउंसिल जो भी ये जो ग्रुप था, ये जो पॉलिटिकल ग्रुप था इंडियन गवर्नमेंट से, जो भी अकॉर्ड करा, ये अकॉर्ड थोड़े लोगों को पसंद नहीं आया. किसको पसंद नहीं आया? इसाक चिसी को पसंद नहीं आया, तुंगलेन म्यूविया को पसंद नहीं आया, खपलांग को पसंद नहीं आया. सो ये क्या करे, अपना एक आउटफुट शुरू करे, अपना एक पॉलिटिकल ग्रुप बना दिया, अपना एक मिलिटेंट ग्रुप बना दिया ये लोग. ओके, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड. ओके, पहले तो ये पॉलिटिकल ग्रुप बनाए थे कि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल वे से अपने जो मॉडर्न हिस्ट्री में मॉडरेट्स के जैसा लड़ेंगे बोल के बनाए थे. ओके, उसके बाद में स्लोली दे स्टार्टेड व्हाट टेकिंग आर्म्स से ये जो आर्मी पीपल को मारना, सिविलियंस को एक्सटॉर्शन करना, ये सब भी शुरू कर दिए थे. दैट्स वाई ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर रहे थे. ओके, सो फाइन. सो ये जो ग्रुप में लेटर डिफरेंसेस सरफेस हुए, और ये नागालैंड ये जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, डिवाइडेड इनटू टू. और एक था ग्रुप NSCN खपलांग लेड, ये लीडर का था ये. और NSCN IM, दिस इज लेड बाय इसाक चिसियो एंड तुंगलेन मुविया. अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो इन दोनों में भी डिफरेंस आ गए थे, ये आउटफिट में डिफरेंस आ गए थे, एंड इट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ 2 मिलिटेंट ग्रुप्स. ये दो भी मिलिटेंट है. इनका काम ही है कि बंदूक उठाना, ये इनका काम है, बमबारी करना, यही है इनका काम. ओके, इनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, बट इनके तरीके बहुत वायलेंट है. इन द सेंस नॉट ओनली ये सिविलियंस को परेशान करते हैं, ये आर्मी वालों को भी परेशान करते हैं, उनको भी मारते हैं. राइट, दे जनरली वेज वॉर इवन अगेंस्ट द स्टेट. रिमेंबर दिस पॉइंट हियर. ठीक है, ये दोनों का है NSCN IM, ओके, और खपलांग, इसी एंड मूविया एंड खपलांग, ये दो जो ग्रुप्स है,
जो ग्रुप है इनकी ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि ग्रेटर नागालैंड लाना है, एक नागालिम बोल के बनाना है, एक नई कंट्री बनाना है जिसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड। एंड दे बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ माओ। माओ बिलीव्ड इन व्हाट? सोशलिज्म। माओ एक जमाने के बहुत बड़े सोशलिस्ट राइटर थे। ओके, इट्स मैनिफेस्टो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल आउटपुट। नागालैंड फॉर क्राइस्ट, ये पूरे क्रिश्चियंस है नागालैंड में, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, तो दी आउटफिट हैज ये जो आउटफिट है, अभी तो ये आउटफिट बैंड हो गई है, बट स्टिल देयर एक्टिविटीज आर वेरी मच इंट्रिकेटेड विद द सोसाइटी ऑफ नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश में ये लोग अभी भी हैं, रिमेंबर दिस पॉइंट। सो ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स है NSCN, IM एंड खपलांग, ये जो है दे गॉट ए गवर्नमेंट इन एक्साइल। गवर्नमेंट इन एक्साइल कहाँ है? म्यांमार में बैठे हैं, नागालैंड चला रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट इन एक्साइल। ओके, और चाइना में बैठे हैं, नागालैंड चला रहे हैं, ओके, दिस इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट इन एक्साइल। सो दे वांटेड टू एंड दे कॉल देयर गवर्नमेंट which is in exile, they call that government as government of पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड। तो इंडिया की गवर्नमेंट यहाँ है और ये खुद की गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो हम तो ऑब्वियसली बैन करेंगे। ओके, एंड नॉट ओनली दैट, ये जो ग्रुप्स है ये इंटरेक्ट्स विद फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल वर्ल्ड बॉडीज एंड मीडिया। वहाँ पे जाते हैं, कंट्रीज़ को जाते हैं, ये वहाँ से पैसे लाते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे उनके पूरे एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करते हैं। बिकॉज क्राइस्ट है तो ऑब्वियसली लाइक माइंडेड पीपल लाइक USA जो भी है, जिसका भी इंटरेस्ट है क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में, डेफिनेटली दे विल डेफिनेटली हेल्प। ओके, सो जो ये गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड, दे सेंड एम्बेसीज ऑल्सो, बट सॉरी फॉर दिस बिग मिस्टेक, एम्बेसीज अब्रॉड टू गार्नर सपोर्ट एंड रेज फंड फॉर देयर नागा काउज। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। सो इनका फाइनेंस कैसा करते हैं, ये अपने आप को कैसा चलाते हैं, खाना पीना, फिरना, उड़ना और मज़े करना, ये सब कैसा चलता है इनका? ड्रग ट्रैफिकिंग ज़्यादा चलता है फ्रॉम म्यांमार। इज रिपोर्टेड टू बी द मेजर सोर्स ऑफ बोथ दी नागालैंड सोशलिस्टिक ग्रुप्स। ओके, एंड इज रिपोर्टेडली एंगेजेस इन, बोथ ऑफ देम एंगेजेस इन एक्सटॉर्शन। ओके, जो फिल्मों में बताता है कि आप बिल्डिंग बन रहे हैं तो पैसे दे दो, नहीं तो फिर हम आपके बच्चे को मार देंगे, लाइक दैट। सो एक्सटॉर्शन, बैंक रॉबरीज भी चले गए करते हैं ये लोग, एंड अदर क्रिमिनल परसूट्स टू ऑब्टेन फाइनेंस। इन एडिशन द आउटफिट जनरेट्स फंड्स थ्रू इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन ऑल्सो। तो इनको पैसे बाहर के मिलिटेंट ग्रुप से वहाँ से भी मिलते हैं। सो अब जब इतना इनका एम ही है इंडिया से अलग होना और इनके एक्टिविटीज है against the state, so why are we going to bear them? Obviously we are not going to bear them, right? So the Nationalist Socialist Council of Nagaland is a Naga nationalist Christian paramilitary group with the objective of having a free Naga society away from India. तो बेसिकली ये इनका ऑब्जेक्टिव है। दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दिस ग्रुप एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड SCN इज ए बैंड ऑर्गेनाइजेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद में अगर इनके जो भी अगर कोई जा रहा है, अगर सस्पिशन है, इनको पुलिस वाले रुका सकते हैं और पूछ सकते हैं कौन है, कहाँ से आ रहे हैं आप, आपकी हम तलाशी लेते हैं, एक्सेट्रा सो एंड सो। बिकॉज इफ दे कम इनटू द नागालैंड, फिर सिविल प्रॉब्लम हो जाएगा एंड दे विल इंसाइट लॉट ऑफ वायलेंस इनसाइड द नागालैंड विच वी डोंट वांट, राइट। तो यही वायलेंस इसलिए हुआ था रिसेंटली 2 दिन पहले कि नागालैंड में मॉन डिस्ट्रिक्ट में इनके एक्टिविटीज सस्पिशियस थे। इनके एक वैन में ये लोग जा रहे थे, ऐसा मालूम हुआ था अपने असम राइफल्स को। तो असम राइफल्स इंस्टेड ऑफ प्रॉपरली डूइंग द इन्वेस्टिगेशन, उनको समझ में नहीं आया और वो स्टार्टेड कर दिए फायरिंग। तो सिविलियंस जो भी थे वो लोग मर गए और जो इनके ग्रुप वाले थे वो लोग भी मरे, एंड अपोजिट में अपने जवान भी शहीद हुए। दिस ऑल वॉज देयर। ओके, तो ये इनकी स्टोरी थी, कैसा ये बने, कैसा ये अलग हुए, और ये रिसेंट नागालैंड का वायलेंस का जो सिविलियन केस था वो क्या था। ओके, और नाउ लेट अस स्टडी अबाउट ये एक्ट के बारे में, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। ओके, ये एक्ट है क्या? इट गिव्स स्पेशल पावर्स टू आर्म्ड फोर्सेस in the disturbed area, very very important, Arunachal Pradesh, okay, Nagaland, okay, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Assam, okay, ये पूरे स्टेट्स का, ये पूरे स्टेट में अफ्सा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, अफ्सा अप्लीकेबल है ये पूरे स्टेट में,
except सिक्किम में नहीं है. Please remember this point. Okay, please remember this point. They will ask you in the examination which among the following state is not covered under AFSA Act of 1958. You can say that Sikkim is not covered, whereas others are anyhow covered. Others are anyhow covered. So North East India के पूरे states covered है. Okay, almost पूरे states covered है, but सिक्किम नहीं है. Okay, very very important question. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा नहीं कि ये असम राइफल्स जहाँ बोले वहाँ घूमेंगे. ओके, ये ओनली डिस्टर्ब्ड एरियाज में मिलेंगे आपको. गवर्नमेंट खुद ही नोटिफाई करेगी अरुणाचल प्रदेश में ये डिस्टर्ब एरिया है, ओके, असम में ये डिस्टर्ब एरिया है. इनका जो गढ़ होता है ना, ये गढ़ को बोलेंगे डिस्टर्ब एरिया, ये गढ़ को बोलेंगे डिस्टर्ब एरिया. यहाँ पे असम राइफल्स बहुत ज़्यादा तहकीकात करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, और अगर उनको सस्पिशन आएगा तो वो शुरू करेंगे उनके स्पेशल पावर एक्ट. सो इनके स्पेशल पावर्स क्या है ये एक्ट के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहली बात, ये एक्ट्स आर एप्लीकेबल ओनली टू द डिस्टर्ब एरिया. ओके, दैट्स वाई नोटोरियस प्रोविजन देखो. नोटोरियस बोल तो बहुत सिविल लिबर्टीज़ को और अपनी प्राइवेसी को, अपने फ्रीडम को छोड़ने, अपने प्राइवेसी को ले लेने वाले ओके प्रोविजंस इसमें. पहली बात तो ये होगा अप्लीकेबल, ये स्पेशल पावर्स एक्ट अप्लीकेबल होगा ओनली इन द डेजिग्नेटेड डिस्टर्ब एरिया एज गिवन बाय द गवर्नमेंट. ओके, एनी कमीशन ऑफिसर, एनी वारंट ऑफिसर upon suspicion can shoot, and even if it leads to death, no problem. सस्पिशन पे ये मार सकते. ओके, कैन डिस्ट्रॉय आर्म डम्प्स, अगर कहीं पे अगर असला बारूद मिला है उसको डायरेक्टली बमबारी कर दे सकते. फोर्टिफाइड पोजीशन जहां बोले वहां वो बन सकते हैं अपने शेल्टर कैंप्स, और कोई ट्रेनिंग कैंप है टेररिस्ट का पूरे को उड़ा दे सकते विदाउट परमिशन, जब करेविच कर देना. अरेस्ट इवन ऑन सस्पिशन, इंटर एंड सर्च प्रेमिसेस विदाउट वारंट, अंदर घर में घुस जा सकते हैं और स्टार्ट, चलो तलाशी लो, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं बोलते ना, नहीं सुनेंगे, तलाशी पूरी लेंगे. और ये सब करने के बाद इनके ऊपर कुछ इंक्वायरी होगी क्या? नो प्रोसिक्यूशन. इनको कभी प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, इनको कभी जुडिशरी में नहीं खींचा जाएगा, इनके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं होगी. नो लीगल प्रोसीडिंग्स विल आल्सो बी देयर अनटिल एंड अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल नहीं मिलता. अगर किसी असम राइफल आर्मी के ऊपर आपको कंप्लेंट करना है, पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो. सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पहले इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी करने के बाद आप जा सकते हैं डायरेक्टली. पुलिस अरेस्ट डिटेंशन जुडिशरी का मसला नहीं है यहाँ पे. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितना नोटोरियस प्रोविजंस है इसमें. दैट्स वाई ऐसे ही आप ऐसी खुली छूट दे देंगे मारने के लिए तो सिविलियंस भी मर जाएंगे, किसी की बाप, किसी के भाई, किसी की बहन अननेसेसरी मर जाएंगे. तो आप ये एक्ट निकाल दो. दैट इज व्हाट इज द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट. ओके, फाइन. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, स्टील प्रोडक्शन, ये भी आया था. ओके, हिंदू बिजनेस लाइन का आर्टिकल है, स्टील प्रोडक्शन. लेट अस सी दैट. तो इंडिया में स्टील प्रोडक्शन हम थोड़ा बहुत अच्छा ही कर रहे हैं. इंडिया हैज़ विटनेस अपवर्ड ट्रेंड इन स्टील प्रोडक्शन इन द डिकेड. लास्ट 10 ईयर में हम अपवर्ड ट्रेंड देखे हैं स्टील प्रोडक्शन में. इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 अपना स्टील प्रोडक्शन स्टूड एट व्हाट 102.49 मिलियन टन्स. 102.49 मिलियन टन्स. ओके, एंड इन फाइनेंशियल ईयर 2001 में 26.9 मिलियन टन था. 2021 में 102.49 मिलियन टन था. तो अपवर्ड ट्रेंड हुआ नहीं हुआ? यस हुआ. ओके, एंड आपको पता ही है स्टील हर जगह काम में आता. स्टील ऑटोमोबाइल में काम में आता, फ्लाईओवर बनने के लिए काम में आता, मेट्रो बनने के लिए काम में आता. सो आप कौन सा भी ले लो, एनी सेक्टर यू टेक, वेयर एवर यू टेक एनी सेक्टर, आपको मिलेगा व्हाट, स्टील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये अपर ट्रेंड क्यों देखा गया, ये अपर ट्रेंड इन द स्टील क्यों देखा गया? बेसिकली बूस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रपोजिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. सो ये प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, ये प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए ऑफ कोर्स स्टील का रिक्वायरमेंट होता है. सो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट फास्ट ट्रैकिंग ऑफ इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स बाय द गवर्नमेंट, एंड दैट बिकॉज ऑफ दीज रीजन ओके, पेस ऑफ स्टील सेक्टर प्रोडक्शन हैज बीन एक्सेलरेटेड, इसलिए हुआ है. नॉट ओनली दैट, सेकंड, एनर्जी क्राइसिस. चाइना में एनर्जी क्राइसिस है. ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट. स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको आयरन, कार्बन को मेल्ट करना पड़ता, फिर उसमें निकल, क्रोमियम ये सब मिलाना पड़ता. तो स्मेल्टिंग, मेल्टिंग, प्रोसेसिंग, ये पूरे होने के बाद रोल करते, फिर या रोलिंग वाले भी रहते, या पूरे थोड़े स्टील रॉड्स ऐसे लंबे भी रहते, रेक्टेंगल भी रहते, गोल भी रहते, राइट और रॉन्ग. तो ये क्या हुआ, चाइना में एनर्जी क्राइसिस हो गया. बिकॉज ये इंडस्ट्रीज चलने के लिए, स्टील इंडस्ट्री चलने के लिए आपको चाहिए पावर, आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी. अगर पावर नहीं रहेगा तो आप
नहीं बना सकोगे स्टील, बिकॉज बड़े बड़े मशीन चलाना होगा। चाइना में होगी एनर्जी क्राइसिस, वहाँ पे पावर प्रोडक्शन कम होने की वजह से वहाँ के स्टील इंडस्ट्रीज ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं स्टील। सो वहाँ की अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ गई। एज बिकॉज लेट सपोज एक बाहर का एक यूएस का एक स्टील ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, यूएस का एक लाइक 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, उसको स्टील चाहिए, ओके उसको स्टील चाहिए, वो चाइना को ऑर्डर दिया तो वो बोलेंगे नहीं सर 1 महीने में हम इतने ही टन दे सकते हैं, ओके क्योंकि वहाँ पे एनर्जी इतनी कम है, तो ऑब्वियसली उसका तो रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए, राइट। तो इंडिया के कोई वेंडर से पूछेगा मैन्युफैक्चरिंग से, भाई आप दे सकते क्या, यस यस हम दे सकते, राइट। सो चाइना में एनर्जी क्राइसिस होने की वजह से मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कमिंग टू व्हाट, इंडिया, ओके रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये अनदर अपॉर्चुनिटी है। क्यों बढ़ा स्टील प्रोडक्शन इंडिया में? पहली बात तो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स आगे हैं बहुत ज़्यादा, ओके इनकम, और गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट कंप्लीटिंग द इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, ये 2 रीज़न है। थर्ड रीज़न क्या है? चाइना में एनर्जी क्राइसिस होने की तरफ से यहाँ पे आ रहे हैं, ओके। देन फोर्थ रीज़न, सेगमेंट इज अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट बोथ इन एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, ओके। तो अभी यहाँ पे एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, सो मच सो दैट कि 2014 से लेकर 2021 में, 2014 में 24.8 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुआ था, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द स्टील इंडस्ट्री प्लान टू इन्वेस्ट nearly 62.4 billion on capacity expansion in the coming decade. Next 30 years में 62.4 billion rupees is going to be invested, okay, in the steel. So आप समझ सकते हैं कि इसका स्कोप भी बढ़ गया. You can also see that the scope of the steel production has also increased, and you are getting more revenues also. You are getting more revenues. ठीक है, fine. The segment is slated to grow at 7% per annum in the medium term. So this is the growth rate. ओके तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में हम क्या पढ़े हैं? स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, तो हम उसको जस्टिफाई करें हैं विद द स्टेटमेंट लाइक पहले था 26 मिलियन टन, अब हुआ 102 मिलियन टन, तो हम जस्टिफाई कर दिए हैं। और स्टील का हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस पढ़ लिए हैं ये पैराग्राफ में। स्टील इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, रोड बनाने के लिए, मेट्रो डालने के लिए, या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, शिप बनाने के लिए, और स्टील का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो अपवर्ड ट्रेंड हुआ, ये क्यों हुआ? बिकॉज गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रही है, इनकम्प्लीट प्रोडक्ट्स को जल्दी जल्दी एक्सीलरेट फेज पे कंप्लीट करना चाह रही हैं। ये रीजंस, चाइना में क्राइसिस हुआ तो वहाँ के इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गए। सो इतना सब अच्छा होने के बाद, सो डेफिनेटली यू विल सी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड यू विल सी ग्रोथ रेट और नॉट, यस। सो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 7% होने वाली है, और स्टील इंडस्ट्रीज आर एम्प्लॉइंग मोर वर्कफोर्स टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड। और बहुत सारा डिमांड है, बहुत सारा स्टील प्रोड्यूस करना है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत जनरेट हो रहा है। इट्स ए गुड थिंग, ओके। एंड स्टील इंडस्ट्री में और क्या हो रहा है बोल तो, दे आर गोइंग फॉर ऑटोमेशन, द स्टील मैन्युफैक्चरर्स आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज इन देयर प्रोसेस। हम क्यों ऑटोमेशन में जाते बोलिए आप, ओके। एक मशीन खुद का खुद ही काम करना, हम क्यों ऑटोमेशन करते? हम इसलिए ऑटोमेशन करते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डिमांड है और हमें कम समय में जल्द से जल्द ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, इसलिए हम जस्ट बाई वी गो टू व्हाट, ऑटोमेशन। जस्ट लाइक जीरोक्स मशीन है ना, जीरोक्स मशीन, आजकल एडवांस जीरोक्स मशीन भी आ गए। अब पूरे पेपर्स रख दो, टक 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 टक, वो पूरे जीरोक्स होके ऑटोमेटिकली जीरोक्स होते रहे, ऑटोमेटिकली जीरोक्स होते। अगर वही जीरोक्स अगर मैनुअली मैं करा, फिर उठाया, एक पेपर रखा, फिर उठाया, फिर एक पेपर रखा, फिर फोटो कॉपी हुई। सो नाउ ऑटोमेशन क्यों कर दूँ मैं? अगर समझो सामने 10 लोग ही हैं दिन में, तो मैं ऑटोमेशन की जरूरत नहीं है मुझे। बट सामने 100 लोग हैं और सब कुछ जीरोक्स मशीन चाहिए, सबको जीरोक्स चाहिए, फोटो कॉपी चाहिए, तो ये मशीन तो काम नहीं करेगी। सो मैं क्या करा, एक नई मशीन लाया जहाँ पे मैं पूरे पेपर्स रख दिया, सो ऑटोमेटिकली वो पूरे फोटो कॉपी होके आ रहे। सो वो मशीन तो देखें। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई कंपनी, अगर कोई इंडस्ट्री ऑटोमेशन कर रही है, इसका मतलब उसके पास डिमांड ज़्यादा है और उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। अंडरस्टूड माई पॉइंट हियर, ओके। ऐसी मिनिमम एनालॉजी होनी चाहिए आपके पास भी, आपके माइंडसेट और विजडम में आनी चाहिए, ओके। तो ये हो गया, ये पूरा सब अच्छा है स्टील सेक्टर में। अभी हम डोमेस्टिक मार्केट अपने इंडिया में क्या कर रहे हैं? डोमेस्टिक मार्केट हैज़ बीन फ्लडेड बाय एक्सपोर्टर्स विद प्रोडक्ट्स एट ड्रम प्राइसेस। तो हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है, इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारा स्टील फ्लड हो रहा है, हमारी रिमेंबर वन पॉइंट, अपने पास स्टील क्यों आ रहा है, अपन इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम सेल्फ रिलायंट नहीं है, ऑब्वियसली हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज नॉट मैचिंग टू द डिमांड। ऐसा भी हो सकता है ना भाई,
ओके जितना डिमांड है उतना हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसलिए अपॉर्चुनिटी दिखी तो बिजनेसमैन तो बाहर से स्टील मंगा के यहाँ बेचेंगे, कॉमन सेंस। तो डोमेस्टिक मार्केट इज टोटली फ्लडेड बाय द एक्सपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। Okay, these products are manufactured after availing subsidies. Okay, as a result they are not able, they don't, so ये पूरा ज़रूरत नहीं है, ये पूरा conceptual है, it's not required. Okay, आप इतना याद रख लो कि डोमेस्टिक मार्केट अपने इंडिया में बहुत सारा स्टील आ रहा है एट डम्प्ड प्राइसेस। ओके और ये जो कंट्रीज जहाँ से आ रहा है वो लोग स्टील मैन्युफैक्चरिंग पे सब्सिडी दे रहे हैं। सो समझो, अब ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वाई टू लीव दैट ऑल्सो, कॉन्सेप्ट भी सीख लो, अच्छी बात है। ओके फाइन, राइट। सो यहां से देखो आप, रशिया से स्टील आ रहा है, राइट। समझो अभी रशिया में 100 रुपये हुआ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील, 100 रुपये का मैन्युफैक्चरिंग स्टील कॉस्ट है, स्टील कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग 100 रुपये, राइट। और रशिया में रशियन गवर्नमेंट स्टील मैन्युफैक्चरर को सब्सिडीज ये वो दे दी हैं। ओके वो हुए हैं, वो सब्सिडीज देने की वजह से इनका कॉस्ट 100 रहने की वजह से 80 हो गया, 20 रुपये इनको फ़ायदा हो गया। एक्चुअली कितने प्रोड्यूस करे स्टील, 100 रुपये में प्रोड्यूस करे, बट रशियन गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दी, 20, तो 20 आ गया। एक्चुअल कॉस्ट कितना है इनका, 80 कॉस्ट है। जब इंडिया में ये आएंगे, डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी हम लगाएंगे, क्योंकि डंप कर रहे हैं ना प्रोडक्ट, ज़्यादातर डंप करे तो मैं इसके बारे में बोलूँगा, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। सो एंटी डंपिंग ड्यूटी हम लगाएंगे, सो कम रेट में ये भेज रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम ड्यूटी लगाए हैं ना, ये ड्यूटी और ये सब्सिडी दो भी इक्वेट हो जा रहे हैं, ये सब्सिडी इक्वेट हो जा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, ओके लेस प्राइसेस में, वेरी लेस प्राइसेस में यहाँ पे आ जा रहे हैं, राइट, स्टील। सो दिस इज इंडिया। ओके वहाँ पे नहीं दिख रहा शायद, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको। रशिया के जो स्टील एक्सपोर्टर्स है, इनका समझो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर का स्टील रॉड बनाने के लिए 100 रुपये है, 1 मीटर का स्टील रॉड बनाने के लिए 100 रुपये है, राइट। तो ये बना चुके हैं, बट रशियन गवर्नमेंट हैज़ गिवन देन 20 रुपीज़ सब्सिडी, तो ये 20 रुपीज़ इनको आ गए हैं। तो एक्चुअली इनका प्राइस कितना है, 80 रुपीज़। इनका प्राइस कितना हो गया, 80, राइट और रॉन्ग, की आईटी में बेचेंगे। जब वो इंडिया में आ रहे हैं तो हम यहाँ पे बिकॉज दे आर मोर एंड मोर, एक ही कंट्री से अगर एक ही प्रोडक्ट कंटिन्यूसली मोर एंड मोर कम प्राइसेस में आया ना, हम बोलेंगे डंपिंग। व्हाट डू वी कॉल इट एज, डंपिंग। मोर एंड मोर इफ द प्रोडक्ट, अगर वो लैपटॉप रहो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, गोल्ड रहो, कुछ भी रहो, एक ही कंट्री से कंटिन्यूसली ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, वो भी कम प्राइसेस में आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डंपिंग, ओके। सो लेट सपोज मोबाइल फ़ोन अभी जो चल रहे हैं, वेरी लेटेस्ट फ़ोन के जो भी फीचर्स है, ये फ़ोन के फीचर्स चाइना से कंटिन्यूसली यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ आने के वजह से डोमेस्टिक में यहाँ पे अपने जो मैन्युफैक्चरर्स है, अपने जो ट्रेडर्स है, राइट, तो इनको क्या है मालूम, इनका जो कॉस्ट है, दिस कॉस्ट इज मोर देन दिस कॉस्ट। तो लोग बाहर का जो है, चाइना से जो आ रहा मोबाइल वो खरीद रहे हैं, बट दे आर नॉट बाइंग व्हाट, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल फ़ोन। वाई, बिकॉज ये ज़रा कॉस्टली है, ये ज़रा सस्ता है, तो अपने डोमेस्टिक मार्केट को डिस्टॉर्ट करता है ये। ओके, दिस डंपिंग कंटिन्यूसली विल डिस्टॉर्ट अवर डोमेस्टिक मार्केट, अपने डोमेस्टिक ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स को डिस्टर्ब करेगा, उनके प्रॉफिट्स को हिट करेगा। ऑब्वियसली जब सेल होगा नहीं, जब ये लोग इंडियन मैन्युफैक्चर खरीद रहे नहीं, बिकॉज सी यहाँ पे लोगों का दोष नहीं है, वेरी, बिकॉज कंज्यूमर इज प्राइस सेंसिटिव, दिट इज ऑलरेडी टेकन इन इकोनॉमिक्स। हम जहाँ पे सस्ता रहेगा, जहाँ पे अपने को कम में मिलेगा, थोड़ा बहुत अपन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, बट अपन प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जहाँ पे सस्ता रहेगा हम वहाँ से ले लेंगे। सो कंज्यूमर का प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम तो जाएंगे कि चाइना का प्रोडक्ट लेने के लिए, बिकॉज कम में मिल रहा और फीचर्स भी सेम है। सो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के हम नहीं लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा में मिल रहा और फीचर्स भी सेम है। सो इसलिए यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स है उनका प्रॉफिट हिट होगा, बिकॉज सेल नहीं होगी, एंड वहाँ पे जॉब लॉस हो जाएगा। वो इकोनॉमी के लिए हार्म नहीं है, हो जाएगा। दिस करने पर्टिकुलर टोटल सिनेरियो नॉट नहीं हार्म हो जाएगा। अंडरस्टूड, राइट। तो ये जो प्रोसेस अभी मैं बोला, ये है डंपिंग प्रोसेस। इसको करने के लिए लेट सपोज अपने पास मोबाइल की कीमत है 10,000 रुपये, ये लोग 7,000 में डंप करते जा रहे हैं, सेम फीचर से मोबाइल के। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती, जब अपने जो मैन्युफैक्चरर्स को लॉस नहीं होना बोल के, इंडियन गवर्नमेंट विल पुट एंटी डंपिंग
एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये अगर 7,000 में बेच रहे ना तो इनके ऊपर 2,000 2,500 का ड्यूटी लगा देंगी। सो इनका हो गया 9,500 इनका होगा, अपना होगा 10,000। सो कॉम्पिटिशन है दोनों में। तो ये दो प्राइसेस क्या है, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है। आपको भी विन विन सिचुएशन है, आपको भी विन विन सिचुएशन है। अब दोनों कंपीट कर लो, आप जाओ गंगा में जाओ, उसमें ऐसे क्या करते कर लो, बोले ऐसा। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑलवेज डू विद रिगार्ड टू एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी। इसलिए लगाते हैं कि वहां से डंप्ड प्रोडक्ट्स जो कंटिन्यूसली डंप हो रहे हैं लेसर प्राइसेस में, अपने डोमेस्टिक मार्केट को तबाह नहीं करना है, पूरा डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्टॉर्ट नहीं करना है। दैट इज व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। ओके, यहीं पे यही हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ में इसके लिए ही समझाया है। ओके, सो इस वजह से इंडिया में बहुत सारे स्टील के एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, मतलब वहाँ से आ रहे हैं। ओके, इंपोर्ट्स हो रहे हैं, यू कैन सी दैट। Domestic players have to bear 8 to 10% of embedded levies, duties and taxes as manufacturing costs, as these are not subsumed under GST. Therefore, domestic steel producer observe these and additional cost while exporting. अगर हम जब भेज रहे हैं अपने जो स्टील मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये दे हैव टू पे व्हाट, एडिशनल ड्यूटीज। ओके, एडिशनल ड्यूटीज जिसमें जो कि जीएसटी में कवर नहीं है, सी माय डियर स्टूडेंट, जीएसटी में एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कॉन्सेप्ट है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छे से सुनिए, बोल दूंगा, फॉरएवर के लिए याद रह जाएगा आपको। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये क्या है? सपोज राजू आयरन माइन करे, आयरन माइन करके इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये इनको लैंड का रेंट देना है, इनको वेजेस देना है, सैलरीज देना है, ये पूरा मिला के ये 100 रुपये इसका कॉस्ट फिक्स करे, इसका कॉस्ट 100 रुपये फिक्स करे, और 100 रुपये, और ये बेचे तो इनके ऊपर लगेगा जीएसटी, इनके ऊपर लगेगा व्हाट, एक्साइज ड्यूटी, देखो जीएसटी लगेगा। सो 10% समझो, 10%, 100 रुपये इनका कॉस्ट था, 10% का जीएसटी था। ओके, पूरा मिला के 110 रुपये में ये किसको बेच रहे हैं? शुजात सर को बेच रहे हैं। ओके, क्योंकि मुझे आयरन लेके स्टील में कन्वर्ट करना है, मेरे पास भी फैक्ट्री है, मेरे पास भी लैंड है, लैंड का रेंट देना है, मेरे पास भी लेबर है, तो मैं क्या करा, ये 110 रुपये में लेके 90 रुपीज़ इसका मेरा कॉस्ट ऑफ मेरा कॉस्ट क्या है? 90 रुपीज़ है। ओके, ये 110 जो मेरा इनपुट कॉस्ट है, डायरेक्ट मेरा इनपुट खरीदने के लिए इतना कॉस्ट कितना हुआ, मुझे कॉस्ट कितना हुआ 110, और मेरी मेहनत, मेरे बच्चों की मेहनत, मेरे एम्प्लॉयज़ की मेहनत, मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरा मिला कितना हुआ 90। सो ये हुआ 200 रुपये। अब मैं 200 रुपये में 200 रुपये में मेरे को बेचना है, मुझे फिर जीएसटी लगेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं 20 रुपीज़ पे करूँगा। सो 220 रुपीज़ में मैं मेरा स्टील बेचूंगा, 220 रुपये में मेरा स्टील बेचूंगा। अब आप याद रखो, यहाँ पे ऑलरेडी 110 रुपये पे यहाँ पे ऑलरेडी 100 रुपये पे जीएसटी लग गया। अभी ये 200 रुपये में भी ऑलरेडी 100 रुपये है नहीं है, ये है, तो 100 रुपये जो पहले ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में भी फिर से वो 100 रुपये में फिर से टैक्स पे कर रहे हैं। तो एक ही चीज़ 2 बार टैक्स हुई है, एक ही चीज़ क्या हुई है? 2 बार टैक्स, डबल टैक्स हुई है। जो 100 रुपये पहले टैक्स हुए थे स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज में भी ओवरऑल वो टैक्स हुए हैं। इससे क्या हो गया, स्टील की कीमत ज़्यादा होगी। सो गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ, अरे ये तो डबल बार टैक्स हो गया। तो गवर्नमेंट बोली अभी ऐसा नहीं, आप कितने में खरीदे? 100 रुपये में खरीदे, 110 में खरीदे। आपका वैल्यू एडिशन, आप कितना वैल्यू ऐड करें, आपकी मेहनत कितनी थी? 90 रुपये। अब आप 90 रुपये के ऊपर ही टैक्स बनना 10%, 110 रुपये के ऊपर नहीं बनना। ओके, और एल्स क्या करो, वन मोर थिंग इज देयर, आप 200 रुपये के ऊपर टैक्स बनो। ओके, आपका इनपुट कॉस्ट कितना है? आपके पास इनवॉइस है ना, आपके पास बिल है ना, ठीक है। आप ये प्रोड्यूस करने के लिए बिल कितना लिए, बिल कितना भरे, ओके, रॉ मटेरियल का कितना बिल है, इनवाइस दे दो। तो इनवाइस में क्या अमाउंट है? सर इनवाइस में 100 रुपये है। सो 100 रुपये के ऊपर क्या टैक्स लगा था? 10 रुपये लगा था, ठीक है, वो 10 रुपये हमें दे देंगे। सो इनपुट के ऊपर टैक्स लगा, सो क्रेडिट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेज में। इनपुट के ऊपर टैक्स लगा, सो क्रेडिट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेज में। दैट इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जीएसटी का एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ वर्किंग है। अभी अपने जो स्टील एक्सपोर्टर्स है, इनको जीएसटी में कवर नहीं होता। अगर जीएसटी में कवर नहीं हुआ, इनके कॉस्ट जो फर्स्ट स्टेज में जो भी टैक्स पे करे, वो इनको इनपुट के जैसा नहीं आएंगे। तो इनकी सब जो 100 रुपये में स्टील का एक मीटर का रॉड 100 रुपये में है, ओके, जीएसटी में भी वापस पैसे नहीं आ रहे हैं, ऊपर से दे हैव टू पे व्हाट, एडिशनल फीस, ड्यूटी एक्सेट्रा, ये 120 रुपये हो गए। तो अपने 120 रुपये में जा रहे हैं, दूसरों के 100 रुपये में आ रहे हैं, तो हमारे क्यों एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे? हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे, राइट, क्योंकि हमारे पास हमारा कॉस्ट ज़्यादा है। ओके, सो ये
प्रॉब्लम निकालने के लिए, टू इन ऑर्डर टू मेक आवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स को सबको इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, इक्वल जगह पे लाने के लिए, भाई दोनों भी प्रॉपरली compete करना, किसी को कम नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं, आप दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे रहना, सेम पेडेस्टल पे रहना एंड कंपेटेड. ओके, सो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स. रिमिशन बोल तो आपको फिर से वापस दे देंगे, रिमिट करेंगे, just like GST का ही another form. GST का is another form in order to make our domestic manufacturers to play strong under against their competitors like Japan, Korea, etc. So ये solve कर दिए हैं. Okay, so steel production बनाने के लिए एक हर्डल निकाल दिया गया है. अब दूसरा हर्डल क्या है? दूसरा हर्डल अपने स्टील मैन्युफैक्चरर्स, डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चरर्स में लॉजिस्टिक कॉस्ट, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है व्हेन कंपेयर टू अदर इकोनॉमिक्स. नीति आयोग ये कहता है कि $80 पर टन, $80 पर टन इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स आर हैविंग व्हाट अननेसेसरी कॉस्ट है. ओके, ट्रांसपोर्टेशन में विच इज़ नॉट देयर इन अदर इकोनॉमिक्स. अदर कंट्रीज में जो भी ट्रांसपोर्टेशन में जितना पैसा 100 रुपये हो रहे तो अपने पास 180 हो रहे. उनके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अगर स्टील ट्रांसपोर्टेशन के लिए 100 रुपये हो रहे तो अपने पास 180 हो रहे. सो इंडिया में अननेसेसरी $80 पर टन लॉजिस्टिक में वेस्ट हो रहा है. हेंस इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लेवल पेइंग फील्ड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स का मतलब है आपका प्राइस एक्सपोर्ट, दूसरी कंट्री का प्राइस, हमारी कंट्री का प्राइस सेम करने के लिए बॉर्डर पे एक टैक्स लगता. तो अभी देखो वहाँ पे उनकी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है तो उनको 80 से $100 बढ़ जा रहा. अपने लॉजिस्टिक प्रॉब्लम रहने की वजह से लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंडिया में वैसे भी नहीं है, तो अपने को 2-3 मोड्स यूज़ करना पड़ता. अगर यहाँ से दिल्ली भेजना है तो पहले एक जगह भेजो, फिर बाद में दूसरी जगह भेजो, फिर वहाँ से बस से ले जाके फिर गाँव में दो, डिस्ट्रिक्ट में दो, तो बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना पड़ता. ऑब्वियसली प्राइस एस्केलेट हो जाता, राइट, प्राइस ज़्यादा हो जाता, राइट. तो अभी ये प्राइस को सफाइज करने के लिए बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगने वाला है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज थर्ड है. तो ये सेकंड वन, तो ये सेकंड हर्डल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकाल दी है. थर्ड क्या है? इंडिया फॉलोज ऑलरेडी लेसर ड्यूटी रूल बाय परस्यूइंग एंटी डंपिंग मेजर्स. इंडिया ने, ऐसा नहीं है कि कोई डंप कर रहा है इंडिया में प्रोडक्ट तो हम ज़्यादा डंपिंग ड्यूटीज नहीं रखते, हम कम ही डंपिंग ड्यूटीज रखते हैं. ओके, and what was happening with this? Authorities imposed taxes, duties at lower than the margin of dumping if this level is adequate to remove injury. हम यही भी देखते हैं, अगर एंटी डंपिंग ड्यूटीज कम भी रखे तो इंडिया के और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलता नहीं मिलता, हम ये भी देखते हैं. ऐसा नहीं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी 10% लगाना 10% ही लगाना है, हम ऐसा नहीं रखते. मार्जिन है तो भी हम कम करते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज सी दैट देयर शुड बी ए प्रॉपर सिस्टम बिटवीन द टू इंडस्ट्रीज लाइक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज. ओके, ये थर्ड हो गया. फोर्थ वन क्या है? ईजी एक्सेस टू फाइनेंस एज अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट. स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फाइनेंस नहीं दिया जा रहा है. अगर समझो मेरे पास एक स्टील कंपनी है, मैं SBI बैंक को गया, सर मुझे स्टील प्रोड्यूस करना है, मुझे लोन चाहिए, एंड SBI इज सेइंग 20% पे लो इंटरेस्ट. Okay, so all the banks are actually not lending the loans in the steel sector. Okay, because डर है कि अब ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, so they are not willing to finance at lower interest rate. So still companies are suffering from higher rate of interest. So government ये भी ऑथर बोलते हैं कि ये स्ट्रीमलाइन करो. और फिफ्थ वन इज वे फॉरवर्ड इज कंड्यूसिव कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. कंड्यूसिव कंप्लायंस रिक्वायरमेंट इज नथिंग बट आप और मेरे बीच में मेंटरशिप चल रही है, आप और मेरे बीच में कुछ चल रहा है, तो आप 5 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं, तो मैं बोला ठीक है राजू मुझे एक मैसेज कर देना. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ईजी कंप्लायंस. अगर मैं आपको बोला देखो राजू ऐसा नहीं, आप पहले मैडम को लिखो, लिखने के बाद में आप पहले इकरा IAS को लिखो, वहाँ पे सर की परमिशन लो, सर की परमिशन लेके फिर स्टैम्प डालो, स्टैम्प डाल के फिर मुझे फॉरवर्ड करो, फिर मैं अप्रूव देखूंगा, मैं अप्रूव देख के उनको भेजूंगा, उनको भेज के फिर वहाँ से आपको कम्युनिकेशन आएगा, ये पूरा क्लमसी है. ऐसा नहीं चाहिए सिस्टम.
दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज बैड. सो कंडूसिव एनवायरनमेंट बोले तो क्या, आपको जो भी स्टील रिलेटेड उसकी क्वालिटी रहो, या स्टील की ड्यूरेबिलिटी रहो, या स्टील का लाइसेंसिंग सिस्टम रहो, या स्टील का एक्सपोर्ट सिस्टम रहो, कुछ भी रहो स्टील रिलेटेड, जो भी कंप्लाई करना है गवर्नमेंट से, ओके, इट शुड बी ईजी, it should be easy. So in this way we can develop our steel sector. So very important है for the GS paper 3 geography और economy के लिए GS paper 2 and GS paper 3. Why? Because already 2020 में UPSC में लेदर इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया है, लेदर इंडस्ट्री. और 2021 में नहीं, 2019 में लेदर इंडस्ट्री पूछा गया है. 2020 में दे हैव आस्क्ड अबाउट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. बेसिकली ये हो रहा है कि दे विल पिकअप वन इंडस्ट्री एवरी अदर ईयर. और पूरे पेपर में देखेगा तो दो से तीन इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ रहे हैं. पूरे 1750 मार्क्स में, आपको मेंस एग्जाम में 1750 मार्क्स होते हैं, तो उसमें आप निकाल दो 500 मार्क्स, जो कि 250 मार्क्स निकाल दो जो कि एसए के है. सो 1500 मार्क्स में आपको 3 क्वेश्चन. ऑलमोस्ट लाइक सपोज कट ऑफ 80 है, ओके, लाइक 800 है, तो आपको 50 मार्क्स ये इंडस्ट्रीज ही दे रहे हैं. 50 मार्क्स वेरी ह्यूज है. वैसे तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आते भी नहीं, तो भी हम पढ़ते. ओके, इंटरनल सिक्योरिटी में एक क्वेश्चन आता 12.5 मार्क का, इतनी मोटी बुक पढ़ते. ओके, फॉरेन रिलेशन में भी एक क्वेश्चन आता तो भी इतनी मोटी बुक पढ़ते, राइट. तो आप समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज़. तो आप भी ट्राई करिए कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के बारे में, उसका प्रोडक्शन क्या चल रहा है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसमें गवर्नमेंट क्या मेजर्स लिए हैं, और उसके इश्यूज़ क्या हैं. तो ऐसा एवरी टाइम क्या करना है, एक A4 साइज़ पेपर है ना, एक इंडस्ट्री का सामने और पीछे, बस एक इंडस्ट्री 1 A4 साइज पेपर, मोर देन इनफ. तो ऐसे ही आप 15 से 20 इंडस्ट्री के बारे में बना लो, तो आपका एक कंप्लीट ओवरऑल चैप्टर हो जाता. और यू कैन लिंक एनी टाइम, उसमें आपकी स्कीम्स भी कवर हो जाते. और ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ये सब भी न्यू प्रिलिमिनरी पॉइंट्स भी आपको मिल जाते. थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी. हैव अ नाइस डे. डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you will get the notification when I upload the video. Bye bye, take care. सबको बताइए.